हेलो स्टूडेंट्स, पूर्व के वीडियो में हमने आपको व्यवहारवाद की परिभाषाओं से अवगत करवाया था। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण। व्यवहारवाद की उत्पत्ति के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अलग अलग कारण बताए हैं। इसमें मुख्य कारण ये निम्नलिखित हैं। परंपरावादियों के प्रति असंतोष। व्यवहारवादी परंपरावादी मूल्यों पर अत्यधिक बल देते थे। परंपरावादी विचारक जो थे वो मूल्यों पर अधिक बल देते थे और तथ्यों की उपेक्षा करते थे। इसी का विरोध करते हुए व्यवहारवादियों ने इनके प्रति असंतोष जताया और व्यवहारवाद की उत्पत्ति की। दूसरा है, स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई। धीरे धीरे औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी, उपनिवेश खत्म होते जा रहे थे और राष्ट्रीय राज्य स्वतंत्र होते जा रहे थे, जिसके कारण क्या होता है कि राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार होता चला जाता है और एक संप्रभुता का कंसेप्ट हमारे सामने आने लग जाता है। फिर व्यवहारवादियों में चार्ल्स ई मरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में व्यवहारवादी जो परंपरावादियों के प्रति असंतोष था उसको विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीति विद्यों का जो परंपरागत विषय थे, संस्थात्मक अध्ययन था कि भाई क्या होना चाहिए पर जो बल था वो ख़त्म होकर के उन्होंने क्या है पर बल दिया। और इसमें हम चर्चा कर सकते हैं कि कुछ अमेरिकी संस्थाओं की विशेष रूप से भूमिका रही। व्यवहारवाद की ये कुछ ब्रीफ उत्पत्ति के कारण है। इसमें परंपरावादियों के प्रति असंतोष, उनका संस्थात्मक अध्ययन पर जो बल दिया गया उसके प्रति प्रक्रियात्मक अध्ययन की पर बल दिया गया, राजनीतिक संप्रभुता का विस्तार किया गया और चार्ल्स ई मरियम के द्वारा अपने अवधारणात्मक अध्ययन जोड़ा गया। इन सब विषयों को उत्पत्ति के कारणों के बाद में मुख्य रूप से व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं वो ये आती हैं। एक तो ये वैज्ञानिकता पर बल देते थे और दूसरा मानव व्यवहार का अध्ययन करते थे। मानव व्यवहार का अध्ययन पर बल दिया जाता था। तो डेविड ईस्टन ने के अनुसार जो मुख्य रूप से 8 विशेषताएं दी गई हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा, जो मैं आपको पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है नियमितता। कि डेविड ईस्टन के अनुसार मानवीय व्यवहार में एक समानता पाई जाती है। मानव एक बार एक जैसा व्यवहार करता है, उसी आधार पर हम दूसरे मानवों के व्यवहार के अध्ययन की कल्पना कर सकते हैं। दूसरा है सत्यापन। आपने कोई भी डाटा कलेक्शन किया है तो अब हम नियमितता, अगर हम किसी चीज़ की रेगुलरिटी है किसी काम की तो उसके आधार पर उसको वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तीसरा आता है टेक्निक्स, कि तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ, टेक्निक्स काम में ली जानी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपको जो दिख रहा है वो आपने यूँ का यूँ कॉपी कर लिया, बल्कि जो उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं उनके इकट्ठा करने के लिए भी आपको मेथड्स का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है, इसमें आता है परिमाणन या क्वांटिफिकेशन कहते हैं इसे। कोई भी अध्ययन सामग्री इस तरह से आपको लिपिबद्ध और लेखबद्ध किया जाए जिससे कि वो मापन योग्य हो सके। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई चीज़ देखी या कोई सिद्धांत बनाया या कोई भी कमेंट जारी किया तो उसका अगले दिन उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाए, बल्कि ऐसा होना चाहिए आज आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की है तो अगले दिन भी आप उस ऑब्ज़र्वेशन को सही ठहरा सकें। नेक्स्ट है इसमें मूल्य निरपेक्षता, कि व्यवहारवादी मूल्यों को तथ्यों से अलग रखते थे। उनका कहना था कि राजनीतिक वैज्ञानिक को तथ्यों से संबंध रखना चाहिए और मूल्यों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते थे। इसमें मैक्स वेबर भी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते थे। नेक्स्ट है इसमें क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का अर्थ होता है कि व्यवहारवाद इस बात पर जोर देता है कि अध्ययन, फिर अवलोकन, फिर तथ्य संग्रहण, सत्यापन आदि में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे और अनसिस्टमैटिक जिसको कहते हैं वो काम नहीं, बल्कि जिस तरह से विज्ञान में हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है, इसमें भी व्यवहारवादी मानते थे कि राजनीति विज्ञान भी एक
व्यवस्थात्मक अध्ययन है जिसे कि व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विशुद्ध साइंस या प्योर साइंस। व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना है। अन्य विषयों की भांति राजनीति विज्ञान भी एक शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एकीकरण या इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को अन्य सभी विषयों से संबंधित रखना चाहिए। मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्ष का भी अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ जिस व्यवहारवादियों ने अपनी इन विशेषताओं का उल्लेख किया है, और ये 8 विशेषताएं हैं और ये हमेशा एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछी जाती हैं। तो आपको कि भाई कोई भी व्यवहारवादी ये मानते थे कि जो अध्ययन है वो एक सिस्टमैटिक होना चाहिए, इसमें किसी तरह की इफ़ एंड बट या किसी तरह की असंबद्धता नहीं होनी चाहिए, हर एक दूसरे से कोरिलेट होता है। तो इस तरह से आज हमने चर्चा करी व्यवहारवाद की विशेषताओं की। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी सीमाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।